Hi everyone, welcome back to my channel English Classes. Please like, share and subscribe to my channel. Don't forget to subscribe my channel. अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। पार्ट ऑफ स्पीच, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी में इसे बोलते हैं शब्द भेद। क्या बोलते हैं? तो शब्द भेद। आइए हम लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन है दोस्तों, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन सेंटेंसेस। दीज क्लासेस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्दों को वाक्य में उनकी कार्य के अनुसार 8 भागों या समूहों में बांटा गया है। इन भागों को शब्द भेद कहते हैं। तो आइए हम इसे डिटेल में विस्तार से समझते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शब्दों से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं, यानी कि शब्द के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वाक्य बोलते हैं। तो शब्दों को ऐड करके हम लोग वाक्य को बनाते हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी शब्द वाक्य में जो भी शब्द होते हैं जिसका यूज़ करके हम वाक्य को बनाते हैं, उसका अपना अपना एक मतलब होता है। उसका अपना एक काम होता है। तो उसके मतलब और उसके कार्य के अनुसार हम उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत 8 भागों में बांटते हैं और उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? शब्द भेद है, यानी कि ये एक शब्द का मतलब को बताता है। शब्द 8 प्रकार के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसके ही यूज से हम लोग सेंटेंस को बना पाते हैं और समझते हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, ये सभी होते हैं ना। तो जब भी हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट, वर्ब का यूज़ करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या आता है? नाउन आता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, और नाउन और प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट में आते हैं। उसके बाद वर्ब का यूज़ करते हैं हम लोग, एडवर्ब का भी यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव का भी यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग उसके काम, यानी कि उसका काम क्या है, उसके अनुसार हम उसको 8 भागों में बांटते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। और नाउन का भी अलग अलग प्रकार है। 5 प्रकार के नाउन भी होते हैं। प्रोनाउन का भी अपना बहुत सारा भेद होता है, सभी का अपना भेद होता है। तो हम सभी को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। हम आप लोगों को इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, और आप लोग को और भी कोई टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए या फिर आप लोगों को और भी कुछ पढ़ना हो तो आप लोग बताएं कमेंट करके। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा, प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं सर्वनाम, और एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में कहते हैं विशेषण, वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो इसका भी अपना अपना, जैसे कि नाउन का 5 भेद होता है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। एंड प्रोनाउन के भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं, एडजेक्टिव के भी काइंड्स होते हैं, वर्ब भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो इसके कार्य के अनुसार हम इनको समझेंगे और जानेंगे। तो आगे वीडियो में हम आपको नाउन के बारे में बताएंगे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सभी का डिफिनेशन हम जानेंगे और समझेंगे।
उसके बाद 5वां नंबर पे आता है एडवर्ब, क्रिया विशेषण जिसको हिंदी में बोलते हैं। प्रीपोजिशन 6ठे नंबर पे आता है जिसको संबोधक अव्यय कहते हैं। कंजक्शन 7वें नंबर पे आता है जो किसी भी सेंटेंस में सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, जिसको कंजक्शन बोलते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं हिंदी में। इंटरजेक्शन विस्मय आदि बोधक अव्यय बोलते हैं हिंदी में, ये 8वें नंबर पे होता है। तो कुल मिलाकर 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और ये भी जान लीजिए दोस्तों कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने बगैर हम कभी भी ना इंग्लिश बोल पाएंगे, ना समझ पाएंगे और ना ही इंग्लिश में लिख पाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना दोस्तों, वो ग्रामर का बहुत ही बेसिक चीज़ है, बेस है ये। पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाने बगैर हम ग्रामर नहीं समझ सकते। आइए समझते हैं नाउन क्या है। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। हिंदी में किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़, यानी कि कोई व्यक्ति हो, कोई आदमी हो, या फिर कोई जगह का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो और कोई भी चीज़ का नाम हो, तो उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड नाउन्स। संसार के सभी प्रकार के चीज़ों को संज्ञा कहते हैं। और नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, श्याम, हिमालयाज, माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या है? जगह का नाम है। जैसे कि पटना, रांची, ये सब क्या है? जगह का नाम है, तो इसको हम लोग नाउन बोलेंगे। राम श्याम क्या है? तो आदमी का नाम है, इसे हम लोग नाउन बोलेंगे। किसी भी वस्तु जैसे कि पेन, कॉपी, नोटबुक, बुक, ये सब क्या है? लैपटॉप, ये सब क्या है? तो वस्तु का नाम है, जिसे हम लोग नाउन बोलेंगे। और जो भी नाम आपको दिखेगा वो सब नाउन होता है। किसी भी चीज़ के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। पुराने अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार नाउन संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसे कि प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अब 3 प्रकार के भेद हो गए हैं, लेकिन पहले 5 प्रकार के भेद होते थे। अब मॉडर्न ग्रामर में 3 प्रकार के भेद होते हैं, उसको हम लोग आगे जानेंगे। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध हो, अर्थात जिस संज्ञा का बहुवचन नहीं बने, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, चेतक, ताजमहल, सन। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ? यानी कि जिसका बहुवचन नहीं बनता है, जो सिंगल फॉर्म में होता है, जो सिंगुलर होता है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, सिंगुलर पर्सन होता है और एक प्लूरल पर्सन होता है। सिंगुलर पर्सन मतलब एक चीज़, कभी भी एक आदमी या फिर एक वस्तु के बारे में बात होता है तो उसको सिंगुलर बोलते हैं, और एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात होता है तो बहुवचन बोलते हैं, यानी कि प्लूरल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंसेस है, जैसे कि एग्जाम्पल भी है। मोहन, चेतक, ये किसी एक व्यक्ति का नाम है। ताजमहल भी किसी एक वस्तु का नाम है, यानी कि इमारत एक ही है ताजमहल। सन, ये सब क्या है? तो व्यक्तिवाचक नाउन है। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से जाति भर का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, घोड़ा, आदमी। जैसे कि यहाँ पर समझने वाली बात है कि जातिवाचक संज्ञा का कॉमन नाउन का मतलब होता है कि गाय। गाय से हमें क्या समझ में आ रहा है? तो गाय, कोई गाय का नाम हो सकता है कि हम बोल सकते हैं गाय का कुछ भी नाम आदमी रख देता है, लेकिन गाय तो एक प्रजाति है ना, गाय तो एक जाति है। गाय में बहुत सारे गाय आते हैं। उसी तरह से घोड़ा, घोड़ा जब हम लोग बोलते हैं तो घोड़ा तो कोई नाम, किसी का नाम पर्टिकुलर नहीं इंडिकेट कर रहा है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी खास व्यक्ति का नाम, किसी खास वस्तु का बोध होता है, तब हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग घोड़ा बोलते हैं, आदमी बोलते हैं, तो इसमें किसी का प्रॉपर, किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं पता चलता, इससे हमें पूरे जाति का बोध होता है, तो इसलिए हम इसे कॉमन नाउन बोलेंगे। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? कलेक्टिव नाउन में समूहवाचक, यानी कि किसी भी ग्रुप या समूह का बोध हो तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि सभा, अंगूर का गुच्छा, मधुमक्खी का छत्ता, ये सबसे हमें क्या पता चल रहा है? तो ये
कलेक्शन ऑफ एनीथिंग, मतलब कलेक्शन है किसी भी चीज़ का, कलेक्शन होना, एक जगह जमा होना। भीड़ होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग जमा होते हैं, क्राउड होता है, झुंड होता है जहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ या फिर हिरन जमा होते हैं, कलेक्ट होते हैं। किसी भी चीज़ को कलेक्ट करते हैं हम लोग एक जगह पे तो उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा, सभा हो गया, अंगूर का गुच्छा हो गया, मधुमक्खी का छत्ता हो गया। अगला है 4th नंबर पे है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से तरल पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, डीजल, पेट्रोल, जिसको हम नाप सकें, तौल सकें, इस तरह की चीज़ों को हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे कि सोना, सोना को हम लोग तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। चांदी को भी हम लोग नाप तौल सकते हैं, डीजल, पेट्रोल सभी को हम लोग नाप तौल सकते हैं। तो इसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मटेरियल का मतलब हो गया कोई वस्तु, कोई भी चीज़, तो ये मटेरियल नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब हो गया भाव होना, भाव उत्पन्न होना, जिसे ना हम लोग नाप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो जिस संज्ञा से भाव का बोध हो, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापा का क्या हम छू सकते हैं, ना ही छू सकते हैं, ना ही नाप सकते हैं, ना ही तौल सकते हैं। तो बुढ़ापा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। लड़कपन, बचपना, चाइल्डहुड, नहीं, हम इसे भी सिर्फ महसूस करते हैं, ना ही इसे लड़कपन छू सकते हैं, ना ही हम नाप सकते हैं, ना ही तौल सकते हैं। सुंदरता, क्या किसी की ब्यूटी, सुंदरता को हम नाप सकते हैं? क्या किसी के ब्यूटी को हम छू सकते हैं? नहीं, हम उसे सिर्फ देख सकते हैं या फिर महसूस कर सकते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार नाउन संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो कौन कौन? प्रॉपर नाउन, जिस संज्ञा से किसी खास वस्तु, व्यक्ति, स्थान, दिन, महीना, खास नामों का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि चेयर, चेयर, राम, दिल्ली, संडे, जुलाई। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, किसी खास, राम, राम का मतलब किसी खास आदमी का नाम है जो इंडिकेट कर रहा है राम के नाम से। दिल्ली, दिल्ली क्या है, तो हमारा कैपिटल है इंडिया का, जो हमें पर्टिकुलर चीज़ को दर्शा रहा होता है, तो उसे हम संडे, संडे क्या है, सप्ताह का दिन होता है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे किसी एक दिल्ली, दिल्ली तो किसी एक का ही, एक प्लेस का ही नाम है, दिल्ली दूसरा नहीं हो सकता है। किसी खास प्लेस या फिर किसी खास स्थान के बारे में बात हो रहा है। दिल्ली क्या है, तो हमारे इंडिया का कैपिटल है, तो वो एक खास प्लेस है, खास स्थान है, तो इसलिए हम लोग उसे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखेंगे। संडे का बात हो रहा है तो संडे क्या है, संडे हमारा रविवार होता है, जो एक खास दिन होता है, उस दिन हमारी छुट्टी होती है। तो खास दिन का बात हो रहा है, संडे का बात हो रहा है। संडे क्या 2-3 संडे तो होता नहीं है, संडे तो एक ही होता है, तो इसलिए ये खास दिन का बात हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको प्रॉपर नाउन के अंतर्गत रखेंगे। उसी तरह से कोई भी नाम, कोई भी चीज़ जो पर्टिकुलर थिंग या फिर पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात होता है, तब हम उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। और दूसरा इसका भेद है काउंटेबल नाउन, और तीसरा भेद है इसका अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होता है, काउंट करने का मतलब क्या होता है दोस्तों? काउंट करने का मतलब तो आप लोग जानते होंगे कि इसका मतलब होता है गणना करना, यानी कि गिनती करना। किसी भी चीज़ को हम लोग गिन सकते हैं ना, कोई भी चीज़, जैसे कि आदमी हो गया, चेयर हो गया, कुर्सी हो गई, पलंग हो गया, या फिर कोई भी चीज़, किताब हो गया, पेन हो गया, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे कि चीनी, चीनी को क्या हम गिन सकते हैं? डीजल, क्या हम इसे गिन सकते हैं? पेट्रोल, क्या हम इसे गिन सकते हैं? नहीं। बालू, चावल, क्या हम इसे गिन सकते हैं? नहीं। इसको हम सिर्फ नाप सकते हैं पर गिन नहीं सकते। और जो चीज़ को हम लोग गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं और वह बहुवचन हो, गणनीय संज्ञा कहते हैं, जैसे कि आदमी, मुर्गी, शुअर आदि। अनकाउंटेबल नाउन, अनगणनीय संज्ञा, जिस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते, अगणनीय संज्ञा कहते हैं, जैसे कि चावल, बालू, तारे, ये सब को हम लोग गिन नहीं सकते, तो इसे हम अनकाउंटेबल नाउन में कहते हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में
3 प्रकार के भेद होते हैं, जैसा कि हम देखें इस वीडियो में। पहला कौन होता है? प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है काउंटेबल नाउन और तीसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे कैसे मतलब डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में नाउन को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत। अब हो गया प्रोनाउन। दोस्तों हम नाउन प्रोनाउन सबको डिटेल में पढ़ेंगे आगे वीडियो में। यहाँ पर हम बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सो आप लोग नाराज़ मत होइएगा। हम आप लोगों को अगर कुछ कमी रहे तो हम आगे वीडियो में और डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। अच्छा, नाउन तो हम लोग समझ गए कि किसी भी चीज़ का नाम या फिर व्यक्ति के नाम को नाउन कहते हैं, पर प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो नाउन के जगह पे, यानी कि नाउन को रिप्लेस करता है कौन? प्रोनाउन। नाउन को रिप्लेस कौन करता है? तो प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, आवर। आई का मतलब होता है मैं, मी का मतलब होता है मुझे, माई का मतलब होता है मेरा, माई सेल्फ का मतलब होता है मेरे लिए, वी का मतलब होता है हम लोग, अस का मतलब होता है मुझको, आवर का मतलब होता है हमारा। जैसे कि दोस्तों किसी भी सेंटेंस या फिर कोई भी पैराग्राफ हम लोग बनाते हैं तो उसमें हम लोग राम का यूज़ करते हैं, किसी व्यक्ति का नाम को बोल करके संबोधित करते हैं, लेकिन फिर हम लोग अगला पैराग्राफ में अगर उसी आदमी के बारे में बात करते हैं तो हम लोग वहाँ पर ही या फिर सी या फिर इट इस तरह करके यूज़ करते हैं, यानी कि नाउन के स्थान पे हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। इसीलिए हम ऐसा डिफिनेशन बताएं कि नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का मतलब यूज़ होता है और नाउन को ये रिप्लेस करता है। रिप्लेस करना मीन्स उसके जगह पे अपना जगह बनाना। आवर सेल्व्स का मतलब होता है हमारे लिए, यू का मतलब होता है तुम, जाओ का मतलब होता है तू, योर का मतलब होता है तुम्हारा, योर्स का मतलब होता है तुम्हारे लिए, योर सेल्व्स का मतलब होता है तुम लोगों के लिए, योर सेल्फ का मतलब होता है तुम्हारे लिए, ही का मतलब होता है वह, हिम का मतलब होता है उसको, हीज का मतलब होता है उसको, हर का मतलब होता है उसकी। हर हमेशा ही लड़की लोग के लिए यूज़ होता है और ही हमेशा लड़का लोग के लिए यूज़ होता है, और सी भी हमेशा लड़की लोग के लिए यूज़ होता है। हर्स उन लोगों के लिए, इट का मतलब होता है यह, इट्स मतलब उसकी, हिमसेल्फ मतलब उसके लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप लोग पूरा फुल वीडियो को देखें तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर ही और हिम लड़का के लिए यूज़ होता है और हर और सी लड़की के लिए यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, हर सेल्फ उसके लिए, इट सेल्फ इसके लिए, हिंदी इसका मतलब ये होता है। दे का मतलब होता है वे लोग, देम का मतलब होता है उनको, दीज का मतलब होता है ये सब, दोज का मतलब होता है वे, दाई का मतलब होता है तेरा, देमसेल्व्स का मतलब होता है उन लोगों के लिए, देयर का मतलब होता है उनका, और दिम्स का मतलब होता है उन लोगों का। हर सेल्फ का मतलब होता है उसके लिए, इट सेल्फ का मतलब होता है इसके लिए, दे का मतलब होता है वे लोग, देम का मतलब होता है उनको, दीज का मतलब होता है ये सब, दोज का मतलब होता है वे, दाय का मतलब होता है तेरा, देमसेल्व्स का मतलब होता है उन लोगों के लिए, देयर का मतलब होता है उनका, और देम्स का मतलब होता है उन लोगों का। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, तभी आप आसानी से सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाइएगा और
समझ भी पाइएगा। अगर आपको इसका हिंदी पता नहीं होगा तो आप लोगों को समझने में कठिनाई होगी। नाउन के तरह ही पर्सनल प्रोनाउन के भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नंबर तथा जेंडर होते हैं। तो नाउन के तरह ही यानी कि प्रोनाउन के भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नंबर और जेंडर होते हैं, जैसा कि हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तो आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सभी क्या हैं? तो सब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट क्या हैं? तो मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये सभी क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। सिंगुलर नंबर कौन है? तो आई, मी, यू, ही, सी, इट, ये सभी क्या हैं? तो सिंगुलर नंबर हैं। इसका यूज सेंटेंस में करेंगे, सेंटेंस बना के अगर बताएंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा। पर यहाँ पे हम आपको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं और अगला वीडियो में हम आपको सेंटेंस बनाकर बताएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब हुआ आई, यानी कि कोई भी सेंटेंस को जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम लोग हमेशा आई से ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट का जब हम लोग इंड करेंगे तो इंड में हम लोग मी का यूज़ करेंगे और अस का यूज़ करेंगे, यू का यूज़ करेंगे, हिम का और हर, इट, देम। पर हम जब सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो आई से स्टार्ट करेंगे और वी से स्टार्ट करेंगे, यू से स्टार्ट करेंगे, ही, सी, इट, दे से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब हम लोग सब्जेक्ट के एंड में यानी कि अंत में कुछ यूज़ करना होगा, प्रोनाउन का यूज़ करना होगा, तो हम लोग मी, अस, यू, हिम, हर इस तरह से यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से बोलते हैं कि प्लूरल नंबर क्या है? वी का मतलब क्या होता है? हम लोग का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक लोग, तो इसीलिए इसको प्लूरल नंबर में बोलते हैं। और अस का मतलब होता है, तो अस का मतलब होता है हम सबका, तो इसलिए इसको प्लूरल नंबर में रखा गया है। यू का मतलब होता है आप लोग या तुम भी इसका मतलब होता है, लेकिन इसको प्लूरल नंबर में भी रखा गया है। दे का मतलब होता है वे लोग का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग। देम का मतलब होता है उन लोगों का, तो इस तरह से हम लोग इसको प्लूरल नंबर में रखे हैं। मैस्कुलिन जेंडर, ही, हिम, हिज। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब होता है कि लड़का लोग का बात हो रहा है, यानी कि लड़कों का बात हो रहा है यहाँ पे। फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है लड़कियों का बात हो रहा है, तो यहाँ पे ही, सी, हर और हर्स यूज़ करेंगे हम लोग। कॉमन जेंडर में कौन आते हैं? तो आई, मी, वी, अस, यू, योर, दे, देम, दीज, दोज, ये सभी आते हैं कॉमन जेंडर में। न्यूट्रल जेंडर में कौन आते हैं? तो इट। कॉमन जेंडर का मतलब हो गया कि इसमें फीमेल और मेल दोनों ही आ सकते हैं। मतलब मैं अगर बोलता हूँ कि मैं आई का मतलब मैं, तो मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मैं लड़की भी हो सकता हूँ या लड़का भी हो सकता हूँ, तो ये कॉमन जेंडर है। वी का मतलब हम लोग का मतलब है हम लोग में कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो इसका मतलब इसके लिए कॉमन जेंडर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब हम लोग बोलते हैं टीचर यानी कि शिक्षक, तो शिक्षक तो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं ना, तो इसलिए इसको कॉमन जेंडर में रखते हैं। फेमिनिन जेंडर का मतलब हो गया लड़की, यानी कि जब फीमेल का बात होगा तो फेमिनिन जेंडर। तो फेमिनिन जेंडर का जब भी हम लोग बात करेंगे तो सी, हर और हर्स का यूज़ करेंगे। मेल की बात करेंगे तो हम लोग ही, हिम और हिज का यूज़ करेंगे। जैसे कि सी इज़ अ ब्यूटीफुल, अगर हम लोग लड़की के लिए बात करते हैं तो सी इज़ अ ब्यूटीफुल, अगर वही हम लड़का के लिए बात करेंगे तो ही इज़ हैंडसम बॉय, इस तरह से हम लोग बात करेंगे। यूज़ ऑफ प्रोनाउन के प्रयोग, आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स, यू, योर, योर सेल्व्स का प्रयोग कॉमन जेंडर के रूप में स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों के लिए होता है। दे, देम, दोज, दीज का प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के लिए किया जाता है। साथ ही इसका प्रयोग निर्जीव पदार्थों या कीड़े मकोड़ों के लिए भी किया जाता है।
यानी कि प्रोनाउन का यूज़ कॉमन जेंडर के अंतर्गत किया जाता है और दे, देम, दोज, दीज का प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के लिए किया जाता है। साथ ही इनका प्रयोग कीड़े मकोड़ों या फिर कोई निर्जीव चीज़ है जैसे कि कुर्सी, चेयर, टेबल, ये सब के लिए भी हम लोग दे, देम, दोज, दीज का प्रयोग करते हैं। और कॉमन जेंडर का मतलब वही हम जो बताएं पहले भी आप लोगों को कि कॉमन जेंडर का मतलब हो गया कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, यानी कि मेल और फीमेल उसके अंतर्गत दोनों ही आएंगे, उसको हम लोग कॉमन जेंडर बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं कि दिस इज आवर्स, हम लोग बोलते हैं ना कि ये हमारा है, दिस इज आवर्स। वी आर गोइंग टू दिल्ली, तो ये सब क्या हुआ, एग्जाम्पल है। माई, दिस इज माई। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस को बोलते हैं, दिज चेयर आर डर्टी, यानी कि ये कुर्सी गंदा है, ये कुर्सियाँ गंदे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम कुर्सी का बात कर रहे हैं। कुर्सी क्या है, निर्जीव पदार्थ है। तो इसके लिए भी हम लोग दीज या फिर दोज का प्रयोग करेंगे। और दीज का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी नज़दीक, यानी कि कोई भी हमारे सामने जो सामान रखा हुआ है तो उसके लिए हम लोग दीज का यूज़ करेंगे। और जो हमसे दूर है जो सामान, यानी कि हमसे कुछ दूर पे रखा हुआ है कुर्सी, तो हम लोग उसको बोलेंगे दोज आर चेयर्स। और अगर हमारे पास जो कुर्सी रखा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे दीज आर चेयर्स। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। ही, हिम, हीज का प्रयोग सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर, ही, हिम, हीज का प्रयोग सिर्फ मैस्कुलिन जेंडर अर्थात पुल्लिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ही, हिम, हीज का प्रयोग हमेशा मैस्कुलिन जेंडर के लिए यानी कि मेल के लिए यूज़ करेंगे। सी, हर, हर्स का प्रयोग फेमिनिन जेंडर अर्थात स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, यानी कि सी, हर और हर्स का प्रयोग हमेशा फीमेल के लिए किया जाएगा। ईट का प्रयोग न्यूटर जेंडर अर्थात नपुंसक लिंग में निर्जीव पदार्थ कीड़े मकोड़ों के लिए किया जाता है। न्यूटर जेंडर का मतलब होता है नपुंसक लिंग, यानी कि निर्जीव पदार्थ या फिर जिसका कोई जेंडर नहीं है, और कीड़े मकोड़ों के लिए किया जाता है इट का प्रयोग। जैसे कि इट इज़ रेनिंग, जब हम लोग बोलेंगे इट इज़ रेनिंग तो रेन का कोई जेंडर नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसमें इट का प्रयोग करेंगे। और जब भी हम लोग को बोलना होगा दिस कार इज़ हिज, इस तरह का सेंटेंसेस को बोलेंगे तो हम लोग मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत बोलेंगे। सी, हर और हर्स। जब हम लोग को बोलना होगा कि यह पेन उसकी है तो हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, दिस पेन इज़ हर्स, दिस पेन इज़ हर्स, यानी कि यह उसका पेन है। लोगों को बोलना होगा कि उसकी बहन बहुत सुंदर है तो इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, हर सिस्टर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, हर सिस्टर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और इस तरह के सेंटेंसेस जब बनाना होगा कि वह बहुत तेज़ है, यानी कि हम लोग लड़की का बात कर रहे हैं अगर, तो सी लगाएंगे, सी इज़ इंटेलिजेंट। वही अगर हम लड़का का बात करेंगे तो बोलेंगे ही इज़ इंटेलिजेंट। तो इस तरह से सेंटेंसेस में ही, सी और इट का प्रयोग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और वीडियो इसी तरह के देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें